हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया ही होगा, है ना। ये हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो है एंड इसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा कवर करने वाला हूँ ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो सके। इसीलिए ये रिवीजन सीरीज की शुरुआत की गई है। ठीक है, एकदम डिटेल वीडियोस भी आएंगी पर उसमें टाइम लगेगा। सो आपको पहले रिवीजन वीडियोस चाहिए तो वो मिलेंगी फटाफट से। ठीक है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, नोट्स के भी, एमसीक्यूज के भी, और पिछले सैंपल पेपर्स के, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जाओ और फोड़ दो। राइट, शुरू करते हैं फटाफट से अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम होता है, ठीक है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। यार किंगशिप से ना कंफ्यूज मत होना, किंग के बारे में नहीं है इधर। ठीक है, किंग के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा। राइट, अगर नहीं देखे वीडियो आई बटन पर शेयर हो रही है, फटाफट से जाकर के देख लो। अभी बात करते हैं किंगशिप की। किंग का मतलब होता है जो किंगफोक, आप आस पास जो रिलेटिव्स होते हैं ना, मतलब कि रिश्तेदारी हो गई। ठीक है, वो भाई बंधु वाला वो सिस्टम, अपने घर में ब्लड रिलेशंस हैं। ठीक है, राइट, और एक डिफरेंट कम्युनिटीज, कई बार देखा है ना, वो क्या कहते हैं, सेम कास्ट में शादियां नहीं हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब अपने ही घर का वो लड़का चाहिए, तो वो सब क्या पंगे है, कैसे शुरुआत हुई थी उन सब चीज़ों की, उसके बारे में फटाफट से पढ़ने वाला है। ठीक है, राइट, तो बिना डिटेल में गए हुए फटाफट से शुरू करते हैं। राइट, ये कहानी वही 600 BCE से लेकर के 600 CE के बीच की है, मतलब 1000 साल का टाइम स्पैन है, जिसके बीच में अगर तुमने महाभारत पढ़ी हुई है तो भाई तुम फोड़ने वाले हो इस चैप्टर में। राइट, तो महाभारत के बारे में नहीं पता तो फिर ऊपर आई बटन पे शो हो रहा है लिंक, फटाफट से जाकर के देख लो। राइट, और उसके बाद फिर ये स्टोरी शुरू करना, क्योंकि इसमें बार बार महाभारत की वो बातें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। यार देखो, इस टाइम पे हिस्टोरियंस जो होते थे, ठीक है, राइट, वो यार आम लोगों के बारे में जानना चाहते थे। वो आम लोगों की बातों को समझना चाहते थे कि वहाँ के लोग जो हैं, उस टाइम के लोग क्या बोलते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या लिविंग कंडीशंस होती थी, किन चीज़ों से डील करते थे। तो इस चीज़ से डील करने के लिए ना सबसे ज़्यादा एपिक थी चीज़, वो थी महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है वो, उसमें 1 लाख से ज़्यादा वर्सेज लिखे हुए हैं, मतलब मंत्र लिखे हुए हैं यार, 1 लाख से ज़्यादा मंत्र। ठीक है, समझ सकते हो मतलब उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। अगर बात करता हूँ महाभारत की, तो सबसे पहले महाभारत के रचयिता जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जो है ना, व्यास ये शब्द, ये कोई इंसान का नाम नहीं है। ठीक है, ये है एक टाइटल है, एक ऋषि को दिया जाता है जो उस कैटेगरी पे पहुंच जाता है। ठीक है, असल में किसने लिखी है नहीं पता है, लेकिन उस टाइम पे जो वेद व्यास होते होंगे, ठीक है, उन्होंने इस चीज के बारे में सबसे पहले रचना की है। राइट, अब मैं बात करता हूँ आगे की महाभारत की। तो महाभारत जो है ये बहुत बड़ी एपिक है, पूरे इंडिया की दो सबसे बड़ी एपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहली है रामायण एंड सेकंड इज महाभारत। ठीक है, रामायण के बारे में तो तुमने वही राम सिया राम जय जय राम वो वाला। ठीक है, और वहीं पर महाभारत जो है वो वाली आपकी चीज़ें, ठीक है, इस चैप्टर में डील करोगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आई बटन में भी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चैप्टर की शुरुआत की। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत से। ठीक है, तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में हमें सीधे सीधे बताया जाता है कि यार 1919 के दौरान पर, ठीक है, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम वीएस सुखंतकर था। ठीक है, वो संस्कृतिस्ट भी थे, जो कि संस्कृत को मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाले बंदे थे। ठीक है, तो उन्होंने दर्जनों डजन्स ऑफ स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि भैया अपन लोग ना, मतलब कि वो महाभारत जो है ना, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिखरी हुई थी, मतलब कि उसको समेटा नहीं गया था। कहीं पर कोई वो चल रही है, कहीं पर कोई स्टोरी थी, लेकिन सारी आपस में देखा जाए तो कुछ कंपोनेंट्स सेम सेम थे। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको जोड़ा जाए, मेल कर दिया जाए। ठीक है, किस तरीके से, तो इन लोगों ने क्या किया, दर्जनों स्कॉलर्स लिए। ठीक है, और उन सबको ठीक है इकट्ठा किया और लगभग 13,000 बुक्स की जो है, ठीक है, 13,000 पेजेस की एक बुक बना डाली, इतनी मोटी। राइट, अब ये जो 13,000 पेजेस की जो बुक थी, उसको लगभग 47 ईयर्स लग गए पूरी कंप्लीट होने में। समझ रहे हो, 47 ईयर्स बंदे ने अपनी मेहनत, अपनी पूरी दर्जन स्कॉलर्स की जो टीम थी उसको लगा दिया ताकि एक क्रिटिकल एडिशन बन सके। और जो बन करके आई ना दोस्त, उसमें तो अलग ही लेवल की, ठीक है, चीज़ें लिखी हुई थी। इसमें 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस थे, 13,000 से ज़्यादा पेजेस थे। राइट, और हर जो पेज पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी। इवन दो इस महाभारत के अंदर गीता भी थी, जो कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दी थी। ठीक है, तो उसमें अगर तुमने कभी पढ़ी हो, मैंने तो पर्सनली पढ़ी हुई है और मेरे को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इवन दो अगर मैं कहूँगा ना, अगर आपको स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है ना, बस एक बार गीता को पढ़ लो, गारंटीड रिजल्ट्स आएंगे। अभी बात करते हैं। ठीक है, तो यार देखो, ये जो वो महाभारत की स्टोरी थी ना, ये पूरे भारतवर्ष में, जो भारत था उस टाइम का, अलग अलग स्टोरीज वहाँ पर चल रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, तमिलनाडु से, ऊपर कश्मीर से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, इधर पंजाब से, जो स्टोरीज जितनी भी थी महाभारत से रिलेटेड, उन सबको इकट्ठा किया और एक ही चीज़ में डाल दिया। ठीक है, और उसी को क्रिटिकल एडिशन बोला जाता है। इसको लिखा देखो कई कई लैंग्वेजेस, तमिल में लिखा, ठीक है, तमिलकम में, उसके बाद प्राकृत में, पाली में, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। ठीक है, राइट, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे यार जब हमने लिख तो दिया, अब हमें चाहिए क्या था, उनकी आम जनता के बारे में पता करने के लिए चाहिए था ना। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में पता करने के लिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यार उस टाइम पे, ठीक है, रिलेशंस किस तरीके के थे। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है, तो फैमिलीज़ के बारे में, जो उस टाइम की फैमिलीज़ होती थी ना, उस टाइम की,
राइट, वो फैमिलीज, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्लड रिलेशन पे विश्वास रखते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि यार ये जो हम 5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन बंधु सब, ठीक है बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, तुम्हारे चाचे का लड़का, तुम्हारे वो क्या कहते हैं चाचे की लड़की, वो सब सब लोग मतलब कि एक साथ रहेंगे, ज्वाइंट फैमिली होगी बहुत बड़ी, ठीक है, 20-25 लोग सब साथ में रहेंगे, और उनके जो क्या कहते हैं भाई जो है, ठीक है, वो भी ब्लड रिलेशन का ही कहलाएगा। ऐसा होता था सिस्टम उस टाइम पर। जो सबसे बड़ा होता था ना घर में, जो कि एल्डेस्ट होते थे, जो फादर, ठीक है, वही घर में सारे के सारे यज्ञ यजनास करवाते थे, सारी की सारी चीज़ें करवाते थे, ठीक है। ये चीज़ें जो है, ठीक है, यज्ञ यजना हो गया, कोई मंत्र पढ़ने हैं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाना है, वो सब कौन करवाएगा, वही एल्डेस्ट वही कराएगा, और पूरे घर की पूरी जिम्मेवारी उसी एल्डेस्ट जो सन है या फिर कह लो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है पूरी फैमिली का, उसी के ऊपर सारी बातें होती थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वो चीज़ एनालाइज किया गया, ठीक है। और किन जो होता था, ठीक है, किन जो होता है वो बेसिकली रिलेटिव्स भी बोला जाता है, रिलेशंस जो हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं ना, उन सब के, हाँ, उन सब चीज़ों को। अब हम बात करते हैं यार कि आइडल मतलब कि दो चीज़ें होती थी, एक होता था पैट्रिलिनी, एक होता था मैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब कि फादर जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी, मतलब फादर टू सन, सन टू हिज सन, हिज सन टू हिज सन, मतलब कि जो वो लैंड ग्रांट्स हैं, लैंड जो हो गया या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी ओनरशिप हो गया, या फिर किसी भी चीज़ की जो मतलब मालिकाना हक जो होता है, वो फादर टू सन जब जाता है, ठीक है, जो हाई इस तरीके की, जब वो मोनार्क सिस्टम, मोनार्की में भी सेम होता है ना, बाप के साथ बाप के बाद बेटा होता है, बेटे के बाद उसका बेटा होता है, तो सेम तरीके से ये पैट्रिलिनी में भी यही होता है कि फादर टू सन जो है प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं पर जो मैट्रिलिनी सिस्टम होता है, इसका उल्टा होता है, मदर साइड की, ठीक है, मदर के बाद उसकी बेटी, बेटी के बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसकी बेटी, ये मैट्रिलिनी सिस्टम होता है, ठीक है, राइट। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ बेटी नहीं, बेटे को भी जा सकती है, ठीक है, राइट, मदर टू हिज क्या कहते हैं हिज सन या फिर डॉटर, उसके बाद उसकी डॉटर, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है, चलता रहता है, राइट। अब पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पैट्रिलिनी हमें, ठीक है, क्या कहते हैं कौरवों के बीच में देखने को मिलती है, राइट। तुमने वो लड़ाई देखी होगी जिसमें कि जो पांडव होते हैं और जो कौरव होते हैं, ठीक है। देखो यार, ये पढ़ाई जो है, ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो बस एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट में करना है तुम लोगों को, ठीक है, कि यार ये जो महाभारत की कहानी है उसमें कौरव गलत थे या पांडव गलत थे, ठीक है, बस इतना सा जवाब दे देना मेरे को, राइट। अगर तुमने सीरियल्स देखे हैं तो तुम्हारा, ठीक है, डायरेक्ट कमेंट्स में आंसर होगा कि कौरव गलत थे, हो सकता है। चलो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। चलो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैट्रिलिनियस सिस्टम था वो आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो महाभारत में जितने भी वो सिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है, गंधार बताया गया है, इंद्रप्रस्थ बताया गया है, वहीं पर क्या कहते हैं वो पाटलिपुत्र के बारे में बात हुई है, उज्जैनी के बाद में बात हुई है, वो सारी की सारी देखो, ये अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के नहीं आए थे, इन सभी आए थे ना सिटीज़ में, नाम सुने सुने लग रहे थे, राइट। ये महाभारत उसी टाइम पे लिखी गई है बंधु, याद है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो यार, जो होता था जब प्रॉपर्टीज़ होती थी, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते थे, अगर मान लो कि फादर के बाद उसका सन नहीं है तो फिर क्या करते थे ये लोग, वो जो प्रॉपर्टी होती थी वो दूसरे भाई को ट्रांसफर कर दी जाती थी, मतलब उसका अगर कोई भाई है या कोई रिलेटिव में है जो बंधु है वो उसको ट्रांसफर कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी आगे चलती है, राइट। और देखा जाए तो बेसिकली महाभारत में भी तो यही हुआ था, ठीक है, पांडु बड़ा बेटा था, राइट, उसको राजगद्दी मिली, राइट। उसके बाद लेकिन जो है पांडु को श्राप मिला, उसको जंगल में जाना पड़ा, राइट। और उसके बाद उसका जो भाई था सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो गई धृतराष्ट्र को, राइट। तो अब धृतराष्ट्र के जो बेटे थे वो लोग क्या कहते, वो अपनी संपत्ति के अब वो अधिकारी थे, राइट। लेकिन पहले किंग कौन था, पांडु था। पांडु के जो बेटे थे पांडव, ठीक है, वो लोग अपना हक मांग रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो लड़ाई है ये इन दोनों भाइयों के बीच में, ठीक है, वैलिड रीजन से थी। जो इस टाइम पे राजा है वो धृतराष्ट्र है, ठीक है, और उसके जो बेटे हैं वो अपना हक चाहते हैं, और वहीं पर जो पांडव हैं वो लोग भी अपना हक चाहते हैं, क्योंकि पहले जो राजा था वो पांडु था, राइट। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में, ठीक है, बचपन से ही क्लैशेस रहते हैं, राइट। तो वही चीज़ हमें सिखाती है कि किस तरीके से, ठीक है, इस टाइम पर आते आते जो सिस्टम था, ठीक है, वो पैट्रिलिनी सिस्टम, इस तरीके से हायरार्की हमारी चलती है, राइट। और इसमें हमें एक एग्जांपल भी देखने को मिलता है प्रभावती गुप्ता का। शी वाज द ओनली फीमेल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, जो कि बाद में रूलिंग डायनेस्टी में शादी भी कर दी गई उसकी। उसके पास, ठीक है, लैंड ग्रांट था, मतलब उसको एक्सेस था लैंड को, मतलब लैंड को वो एक्सेस कर सकती थी, राइट। लेकिन हालांकि उसको उसने बाद में ग्रांट कर दिया था, ठीक है, ब्राह्मणों में अग्रहारा कर दिया था, मतलब उसको दान कर दिया था। लेकिन उस टाइम तक, ठीक है, उसको वो था वेदों में और इसके बारे में, ऋग्वेद में इस चीज़ का मेंशन है स्पेशली, राइट। इसका मतलब हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है, माना जाता है कि वो एक रूलिंग फैमिली की थी, इस वजह से उसको ये वाली ग्रांट दी गई। अदरवाइज, ठीक है, सोसाइटी में फीमेल के साथ, ठीक है, इतना ज़्यादा
नेक्स्ट टॉपिक आता है जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। देखो दोस्त, अब हमने 4 कैटेगरीज की तो बात कर ली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि काम तो बहुत अच्छा करते थे, बट वो किसी भी तरीके से इन चारों कैटेगरीज में फिट ही नहीं आते थे। जैसे कि गोल्ड स्मिथ यानी सुवर्णकारा उस टाइम पे बोला जाता था। तो जो स्वर्णकारा हैं ये सब इसमें फिट नहीं होंगे यार। ना तो वो किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना तो किसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, ना तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ना ही ठीक है किसी को सर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये सब जो सुवर्णकारा गोल्ड स्मिथ होता था, जो मतलब कि सोने को गढ़ता था, बेचता नहीं था, ठीक है। तो ये किसी भी उसी तरीके से धोबी हुआ करता था। और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती थी, ठीक है। तो उन सबको क्या किया इन लोगों ने, एक पांचवी कैटेगरी, एक फिफ्थ नीचे वाली कैटेगरी में डाला, जिसको हम बोलते हैं जातीज, ठीक है। ये जो जातीज होती थी ये छोटी छोटी जातीज में और ज़्यादा सब डिवाइडेड थी, ठीक है। जैसे कि वैद्य, औषधि, वो, और इस तरीके से मतलब कि जो छोटी छोटी सब कैटेगरीज थी इसमें, ठीक है, जातीज बना दी गई। और यहीं से जो है, ठीक है, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू। और अगर मैं बात करता हूँ यार एक एग्जाम्पल की, तो हमारे को ना मंदसौर के एक इंस्क्रिप्शन में स्टोन पे लिखा हुआ ये मिला है कि मंदसौर से लोग जो है मतलब कि माइग्रेट हुए थे दूसरी जगह पर, ठीक है। और उनको जो है दासपुरा बोला जाता था, राइट। इस तरीके की बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। कई इंस्क्रिप्शन में हमें, ठीक है, जो छोटी छोटी जाति सब कैटेगरीज होती थी उनको हम श्रेणी बोलते थे, ठीक है। उसमें से हमें पता चला। और वहीं पर, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी ऑक्यूपेशन ये लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ही डिवाइडेड है, पर ठीक है सारे के सारे बर्थ के बेसिस पे भी हैं। मतलब कि तुम जन्मे हो इस कैटेगरी में तो तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें ठीक है। अगर तुम एक गोल्ड स्मिथ की फैमिली में जन्मे हो तो फिर तुम्हें गोल्ड स्मिथ ही बनना है आगे चल करके, ठीक है। उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो सोसाइटी इस तरीके से चलती थी, जो कि बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या करते थे, इनकी जो घर होते थे ना वो भी सेम सेम होते थे। जैसे कि अगर मान लो गोल्ड स्मिथ है ना, तो जितने भी घर होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, उस रीजन में, वो सारे गोल्ड स्मिथ के होंगे। धोबियों का घर है तो सारा धोबी होंगे इधर। अगर साहूकार हैं तो ये सारे जो घर हैं वो साहूकार के होंगे। तो इस तरीके से पूरा गांव जो है डिफरेंट रीजन्स में सेम लोगों के साथ, ठीक है, डिवाइडेड था। और इन लोगों को, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर नहीं रहने दिया जाता था। ये लोग आउटस्कर्ट्स पे रहते थे। मतलब कि ये जो क्या कहते हैं, या तो ये जो लाइन है ना ये सेपरेट की कर दी जाती थी किसी माउंटेन के थ्रू, या फिर बाउंड्री के थ्रू, या फिर कोई रिवर हो गई, या फिर कोई मतलब कि सड़क हो गई जो कि इन दोनों को, ठीक है, डिवाइड करती है। तो इस तरीके से ये लोग इस तरफ रहते थे, वो लोग, ठीक है, बाकी जो मेन 4 कैटेगरीज होती थी वो उस तरफ। और इन लोगों को अगर कोई काम करना होता था तो ये लोग, ठीक है, नदी, वो पहाड़ या फिर वो चीज़ें क्रॉस करके उस जगह जाते थे। अगर तुमने महाभारत पढ़ी है तो तुमने कर्ण को भी देखा होगा। कर्ण के जो पिताजी थे, ठीक है, वो सेना में सारथी का काम करते थे, रथ चलाते थे। तो उनको पूरा का पूरा माउंटेन कवर करके उस तरफ जाना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो लोग होते थे ना, ठीक है, ये लोग को टेम्पल्स में जाना वर्जित था। मतलब ये लोग टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये लोग अनटचेबल्स ऐसे रेक्टिफाई किए जाते थे। तो इन लोगों ने खुद ही के देवी देवता वगैरह बना लिए थे। इसी का एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, ठीक है, सन ऑफ गॉड्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से, ठीक है। तो इन लोगों ने खुद का ही टेम्पल आसपास छोटे छोटे घरों में, इनके जो मंदिर होते थे वो भी इनके ही जैसे मतलब छोटे घरों में ही ये लोग रख लिया करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्युनिटी आती है यार निषाद के बारे में। निषाद पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तुमने एकलव्य वाला वो सुनिए कहानी एकलव्य वाली, वो निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। निषाद बेसिकली वो लोग होते थे जो कि जंगलों में रहते थे, और वो लोग आउटसाइडर्स थे। मतलब उन लोगों तो कोई कैटेगरी नहीं है ना, तो इन 4 कैटेगरीज में फॉलो हो रहे हैं, ना तो बेचारे इस 5वीं कैटेगरीज में फॉलो हो रहे हैं, जाति में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो निषाद के साथ, ठीक है, कुछ अलग था। मतलब कि वो आउटसाइडर्स थे, और उन लोगों को क्या किया, ठीक है, वो लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में खाते पीते थे, ठीक है। लेकिन जब उन लोगों का मतलब कि कॉन्टैक्ट हुआ ये क्या कहते हैं शहरी लोगों से उस टाइम की, तो ये लोग, ठीक है, धीरे धीरे शहरों में माइग्रेट होने लग पड़े। तो इन लोगों को किस कैटेगरी में डाले भाई, ये तो ब्राह्मण्स के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन लोगों ने क्या किया, तो भाई ब्राह्मण्स ने इनको एक और कैटेगरी बनाई इस चीज़ के लिए, ठीक है। और उनको एक 6वीं कैटेगरी में मलेच्छ करके डाल दिया। मलेच्छ, ये लोग क्या होते थे, मलेच्छ बेसिकली आउटसाइडर्स होते थे, ठीक है, जो कि हमारी सोसाइटी, हमारी कास्ट, हमारी क्रीड से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग आउटसाइडर है, बाहर